ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 ਸੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए हैं रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा जी। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह गौरव न्यूज प्रोग्राम को शुरू करते हैं न्यूज हेडलाइन से। सबसे पहले वैनकूवर के एक भूतपूर्व कायरोप्रैक्टर को अटेम्प्टेड मेडा की जांच लगाई गई है। और कल सुबह अगर आपकी सेल फोन में एक अजीब सी सीटी बजने लगी, एम्बर अलर्ट हुई थी, उस बारे में भी हम आपको बता सकते हैं कि एम्बर अलर्ट क्या था। इस एम्बर अलर्ट को भी कैंसिल कर दिया गया है। एक 3 वर्षीय बच्चे को BC चिल्ड्रंस हॉस्पिटल से उसकी माँ ने वहां से जबरदस्ती उठाकर या किडनैप करके वहां से भाग गई थी। बाद में उन्हें कैलगरी के आसपास पकड़ा गया। इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे गौरव जी। कनाडा की एक फ्रिगेट यानी कि उनकी एक वॉरशिप एक अमेरिकन वॉरशिप के साथ ताइवान स्ट्रेट से होकर गुजरी है। आपको मालूम रहे कि चाइना का कहना है कि ताइवान स्ट्रेट उनका इलाका है और वहां पर कोई जहाज आ जा नहीं सकता, लेकिन अमेरिकन हमेशा वहां पर अपने जहाजों को भेजते हैं, वॉरशिप्स को भेजते हैं, ये दिखाने के लिए कि ये इंटरनेशनल वोटर्स है, चाइनीज की वोटर्स नहीं है। और अब कनाडा भी उनके साथ हो लिया है गौरव जी। गौरव जी, कई लोगों का कहना है कि वर्चुअल हेल्थ केयर सिस्टम लाना चाहिए जिससे कि कनाडा की जो इमरजेंसी रूम है उसकी क्राइसिस को हम कम कर सकते हैं। ये वर्चुअल हेल्थ केयर क्या है, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। कनाडा की पार्लियामेंट की बैठक कल शुरू हुई गौरव जी, और इस बैठक के पहले ही दिन में सरकार ने 2 बिल पेश किए हैं। जो 2 बिल है, एक बिल है अफोर्डेबिलिटी इश्यू से, यानी कि वे लोग जो इन्फ्लेशन से लड़ रहे हैं और उनकी इनकम कम है, उनको किस तरह से सरकार मदद करेगी। दूसरा जो बिल है वो 12 साल और उससे कम के बच्चों को डेंटल केयर देने के बारे में गौरव जी। अंतरराष्ट्रीय खबरों में जापान के नए प्रधानमंत्री किशिडा ने यूनाइटेड नेशंस में ये कहा कि यूनाइटेड नेशंस की रिफॉर्म यानी कि यूनाइटेड नेशंस को सुधारना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि रशिया जैसे देश अपनी वीटो पावर इस्तेमाल करके यूक्रेन वो के बारे में जो कुछ भी यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन पास होती है उसे वीटो कर देता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है गौरव जी, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी कई रेफ्यूजी केसेस के फाइल्स को वे एक बार फिर से रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि सरी के भूतपूर्व लॉयर जिसे सस्पेंड कर दिया गया है, रोजा भट्टी ने इन केसेस को हैंडल किया था। और CBSI को ये विश्वास है कि शायद इन केसेस में भी कई फोर्ज डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं। इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे गौरव जी। बैंक ऑफ कनाडा का कहना है कि कनाडा में जो इन्फ्लेशन अभी है वो कम हो सकता था। इन्फ्लेशन की इम्पैक्ट बहुत ही कम हो सकती थी अगर कैनेडियन सरकार जो कोविड-19 के स्टिमुलस फंड से जो पैसे सरकार कोविड-19 के बेनिफिट्स दे रहे थे लोगों को, उसको जल्द से सरकार खत्म कर देती या बंद कर देती। गौरव जी, जो हेस्टिंग स्ट्रीट वैनकूवर में टेंट कैंप है और वहां पे जो वैनकूवर के मेयर स्टीवर्ट कैनेडी इस कैंप को हटाने से इनकार कर रहे हैं। वहां पर ऐसा बदला जाता है कि एक होमलेस आदमी के ऊपर किसी ने एक लोडेड गन यानी एक लोडेड बंदूक उसको दिखाया कर उनको धमकी दी है इस टेंट कैंप में। इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे गौरव जी। सरी RCMP के नया ऑफिसर इंचार्ज को लैंगली में ऑफिशियल तौर पर स्वेर इन किया गया, यानी उन्हें शपथ दिलाई गई है। और गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि जर्मन की एक मेडिकल कंपनी शायद अपने नए ऑफिस सरी में खोले, जिससे कि 1000 नए नौकरी यहाँ पर लोगों को मिल सकती है। और
सरी के जो मेयर है डग मकेलम का कहना है कि ये उनका क्रेडिट है, उनके कारण से ये कंपनी यहाँ आ रही है, जबकि ये सब सरी सिटी काउंसिल से कुछ नहीं लेना देना है। ये तो प्रोविंशियल काउंसिल, माफ करना, प्रोविंशियल सरकार और फेडरल सरकार की इनिशिएटिव्स है, गौरव जी। और गौरव जी, साथ साथ में ऐसा बतलाया जाता है कि पुलिस का कहना है कि सरी में जब उन्होंने एक आदमी को बहुत जख्मी हालत में उनके कार में पाया और उसकी कार की इंजन ऑन थी, तो पुलिस का अब कहना है कि ये एक मर्डर केस हो गया है और पुलिस इसका केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। और गौरव जी, सरी के जितने भी स्लेट्स हैं, सिटी काउंसिल और मेयर के स्लेट्स हैं, ग्रुप्स हैं, पार्टीज हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं कि कौन जो बिल्डिंग परमिट है सबसे जल्दी लोगों को दे सकती है अगर वे इलेक्शन जीत गए। तो इस बारे में गौरव जी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। जी, उमिंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस की। आपने अपने ब्रीफ में भी बताया, जापान के प्रधानमंत्री काफी तरह के सवाल उठा रहे हैं रशिया की वीटो पावर पर। तो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी कल सुबह वहां सीधे मॉर्निंग से इंग्लैंड से वहां पहुंच गए थे। तो क्या रिपोर्ट है जापान के प्रधानमंत्री की तरफ से? गौरव जी, कई लोग कई सालों से ये मांग कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस में कुछ रद्द-बदल लाई जाए, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जबकि वे जब पेंडेमिक शुरू हुआ था तो लोगों का कहना था कि चाइना से ये कोविड-19 शुरू हुआ। वहाँ पर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस का ही एक अंग है, वहाँ पर वे जाकर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते थे। और जब रशिया ने जबरदस्ती यूक्रेन के ऊपर युद्ध कर दिया, वहां पर हमला कर दिया, तो भी यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर पा रहा है। और ऐसा क्यों गौरव जी? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो दूसरे महायुद्ध खत्म हुआ 1945 में, उस समय स्थापित किया गया था। उससे पहले लीग ऑफ माफ करना, लीग ऑफ नेशंस था। लीग ऑफ नेशंस पहला महायुद्ध जो 1980 में खत्म हुआ, उसके बाद स्थापित किया गया था। फिर दूसरे महायुद्ध के बाद लोगों का कहना था कि ये जो लीग ऑफ नेशंस है इनइफेक्टिव है, तो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को स्थापित किया। गौरव जी, यूनाइटेड नेशंस में कोई भी कुछ कह सकता है, कोई डिक्टेटरशिप हो, चाहे कोई कैसा भी सरकार हो, वहां पर आकर अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा वहां पर अपना सफाई दिखा सकता है। गौरव जी, और वहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें है यूनाइटेड स्टेट्स है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया है और साथ-साथ में चाइना है। ये जो 5 परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं गौरव जी, वे कुछ भी वीटो कर सकते हैं, यानी उनके अप्रूवल के बिना, उन पांचों के अप्रूवल के बिना यूनाइटेड नेशंस कुछ भी नहीं कर सकती। गौरव जी, वैसे तो यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके 20 मेंबर्स हैं, लेकिन उन 20 में मेंबर्स में से केवल 15 जो 5 मेंबर्स जो परमानेंट मेंबर्स हैं और सब जो है वो रोटेटिंग मेंबर्स हैं। कई सालों से गौरव जी इंडिया कोशिश कर रहा है कि इंडिया भी एक परमानेंट मेंबर बन जाए, लेकिन चाइना और साथ-साथ में पाकिस्तान हमेशा इंडिया के खिलाफ है। इंडिया का कहना है कि इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उनकी इतनी बड़ी अ, इन्वेस्टमेंट है, सारी दुनिया में इनकी इतनी बड़ी इनपुट है यूनाइटेड नेशंस में, तो उनको एक परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, उनको परमानेंट मेंबर रहना चाहिए। लेकिन बार-बार जब भी ये सवाल सामने आता है, तो चाइना और पाकिस्तान जो इंडिया के दुश्मन हैं, उनके खिलाफ हो जाते हैं। इसीलिए गौरव जी, जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर जो है फूमियो किशिडा ने ये कहा है कि वो इस बात से बहुत ही डिसअपॉइंटेड है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने रशियन के इन्वेजन के बारे में कुछ भी नहीं कर पाया। उनका कहना है कि रशिया ने इतनी बड़ी देश होते हुए, यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होते हुए, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया और वहाँ पर हमला करके कई लोगों के जो शहर है, उनके शहर को हमला किया और उनकी ज़मीन को अपना लिया और अभी तक उनके ज़मीन और उनके जायदाद है वापस नहीं दिया है। जबकि कई लोग माँग कर रहे हैं कि ऐसा किया जाए। और जब यूनाइटेड नेशंस के सभी देश ये माँग कर रहे हैं कि कि रशिया को यूक्रेन से निकल जाना चाहिए या रशिया को पनिश करना चाहिए, उनको कोई सज़ा देना चाहिए। पर ये हमेशा रशिया वीटो कर देता है, इसलिए कुछ होता नहीं है। यूनाइटेड नेशंस का कहना, कुशिदा जो जापान के प्रधानमंत्री है कि
पहले यूनाइटेड नेशंस एक सेंट्रल रोल प्ले करता रहा कि दुनिया में पीस रहे, दुनिया में अमन चैन रहे। लेकिन उनका कहना है कि अब ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब यूनाइटेड नेशंस के किसी भी 5 मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व हो, युद्ध करे कहीं पर, और यूनाइटेड नेशंस कोई एक्शन ले ही नहीं सकता, क्योंकि ये 5 मेंबर्स जो है वो वीटो कर देते हैं कोई भी मोशन, कोई भी रेजोल्यूशन। इसीलिए उनका कहना है गौरव जी कि अब समय आ गया है कि यूनाइटेड नेशंस में कुछ रद्द-बदल लाना चाहिए, कुछ और परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स को लाना चाहिए, तथा जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स है, उनके पास वीटो पावर्स नहीं होना चाहिए कि वे कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी मोशन यूनाइटेड नेशंस में रोक सके। जी। उमेंद्रा जी, कनाडा की बात करते हैं। हम सबको पता है कि नैन्सी पेलोसी की ताइवान की विजिट के बाद कितनी ज्यादा टेंशन बढ़ गई थी। तो कनाडा के वारशिप्स अब ताइवान के पानियों में क्या कर रहे हैं? इससे क्या और मुसीबत नहीं खड़ी हो जाएगी? शायद ये हो जाए गौरव जी, आगे सामने आगे चलकर और कुछ टेंशन बढ़े और मुसीबत भी सामने आए गौरव जी। लेकिन आपने सही कहा है कि नैन्सी पेलोसी ने जब चाइना की परवाह ना करते हुए ताइवान में जाकर ताइवान को विजिट किया, जबकि चाइना के मिलिट्री और मिनिस्टर्स धमकी दे रहे थे कि अगर आप ताइवान मत आओ, लेकिन फिर भी नैन्सी पेलोसी वहां गई और उनको इतना ज्यादा सपोर्ट मिला, इंटरनेशनल सपोर्ट मिला गौरव जी। अब लगता है सभी लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब गौरव जी, एक कैनेडियन फ्रिगेट, जो कि एक लड़ाकू जहाज है, यानी कि वॉरशिप है, एक अमेरिकन वॉरशिप के साथ वे के ताइवान स्ट्रेट से होकर गुजरे हैं। और ये इस इलाका को, इस इलाका का में जो पानी है, जो समुद्र है यहाँ पर, चाइना का कहना है कि ये उनका इलाका है, यहाँ पर ये इंटरनेशनल वाटर्स नहीं, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। लेकिन ज्यादातर अमेरिकन हमेशा अपने वॉरशिप वहां से भेजते हैं, हर महीने में 1 या 2 वॉरशिप भेजते हैं, ये कहते हुए कि ये इंटरनेशनल वाटर्स है और यहाँ पर अमेरिकन को आने से कोई नहीं रोक सकता। और गौरव जी, इस बार कनाडा भी अमेरिका का साथ होकर एक वॉरशिप उन्होंने भेजा है गौरव जी। और ये जो वॉरशिप है, HMCS, यानी कि हिज मैजेस्टीज कैनेडियन सर्विस शिप वैंकूवर, HMSCS वैंकूवर को उन्होंने भेजा है ऑपरेशन नियोन में भाग लेने के लिए। और इस मिशन में गौरव जी अमेरिका और साउथ कोरिया भी शामिल है, तथा अब ये HMSCS वैंकूवर एक अमेरिकन वॉरशिप के साथ होकर ताइवान स्ट्रेट से होकर गुजरा है। हाँ जी, चाइना इस बात से खुश नहीं होगा, बहुत ही गुस्से में होगा। क्या एक्शन लेगा वो गौरव जी कनाडा के खिलाफ, ये देखना है। लेकिन एक स्टेटमेंट में गौरव जी कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर अनीता आनंद ने कहा कि एज अ पैसिफिक नेशन कनाडा इज डीपली कमिटेड टू अपहोल्डिंग ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। उन्होंने कहा टुडेज रूटीन ताइवान स्ट्रेट ट्रांजिट demonstrates our commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific। यानी कि अनीता आनंद जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि कनाडा ये चाहता है कि जो इंडो पैसिफिक इलाका है वो स्टेबल रहे, यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, और यहाँ पर जो जितने भी समुद्र है, पानी है, ओशन है, यहाँ पर सभी देश के जहाज जा सकते हैं बिना कोई रुकावट को के। और इसीलिए कनाडा ने HMCS वैंकूवर को ताइवान स्ट्रेट से गुजर भेजा, भेजा, जिससे कि वे ताइवान स्ट्रेट से गुजरे। गौरव जी, चाइनीज एम्बेसी ओटावा में एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि चाइना अभी मॉनिटर कर रहा है कि क्या हो रहा है, और वो पूरी तरह से अलर्ट है। और उन्होंने ये कहा है कि हम कनाडा से ये मांग करते हैं कि आप हमें मत भड़काओ, नहीं तो हम शायद कुछ ऐसा कर बैठे जिसका नतीजा ठीक नहीं होगा। जी। उमेंद्रा जी, फॉल सीजन का पार्लियामेंट सेशन कल शुरू हो गया है। लिबरल पार्टी ने अपने वादों के मुताबिक कुछ बिल्स लेकर आए हैं वो, और उसके साथ साथ पियर पोलियावी पहली बार अपोजिशन लीडर की चेयर पर बैठे। हाँ जी, ये बहुत ही ऐतिहासिक है कि इस बिल के दौरान गौरव जी, बैठक, माफ करना, ये बहुत ही ऐतिहासिक बैठक है। इस बैठक के दौरान सरकार ने 2 बिल पेश किए हैं गौरव जी, जिससे कि वे लोग जो रेंट कर रहे हैं उनको मदद करने की कोशिश करेंगे सरकार। साथ साथ में डेंटल केयर की एक बिल भी पेश की गई है गौरव जी। और जैसे कि आपने कहा कि
कंजर्वेटिव पार्टी के नए लीडर पिया पोलविया भी यहाँ पर ऑपोजिशन लीडर के रूप में आए हुए हैं। गौरव जी, ये तो कोई नई बात नहीं, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी की जो लीडरशिप है वो चेंज होती रहती है। लेकिन गौरव जी, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये दो बिल अगर पास हो गए तो शायद कुछ कैनेडियंस को और ज्यादा पैसा मिलेगा। और जो फेडरल सरकार का कहना है कि अगर हाउस ऑफ कॉमर्स ने ये दोनों बिल पास कर दिया तो कई लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं रेंट पे करने के लिए और हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए, उनको मदद होगा। ये जो जो बिल है गौरव जी, ये बिल C30 है और बिल C31 है। दो नए लेजिस्लेशन है, कानून है, जिसको कल सरकार ने पेश की पार्लियामेंट में। और ये दोनों बिल को मिलाकर $4.6 बिलियन की अफोर्डेबिलिटी प्लान है सरकार की। गौरव जी, जस्टिन ट्रूडो ने पहले भी ये इस बारे में बातचीत की है। गौरव जी, जो प्रस्ताव है इन दोनों बिलों में, उसके नीचे जो स्ट्रगलिंग रेंटर्स है, और स्ट्रगलिंग क्या है ये तो सरकार को डिफाइन करना पड़ेगा कि स्ट्रगलिंग का मतलब क्या। स्ट्रगलिंग का मतलब क्या ये है कि वे लोग जिनको, जो लो इनकम वाले हैं, या वे लोग जो असल में रेंट नहीं पे कर पा रहे हैं, कि क्या स्ट्रगलिंग का मतलब क्या है। ये स्ट्रगलिंग, वे लोग जो भाड़ा पर रहते हैं, स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको किस तरह से सरकार मदद करेगी। और एक टेम्पररी डेंटल केयर बेनिफिट गौरव जी उन बच्चों के लिए जो 12 साल की उम्र से कम में है, उनको भी मदद किया जाएगा। तथा एक टाइम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिन लोगों को मिल रहा है, उनको उनकी GST जो रिबेट है वो डबल कर दी जाएगी 6 महीने के लिए। और गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है, ये सरकार का ये ख्याल है कि इस कदम उठाने से, ये 3 कदम उठाने से कई लोगों को मदद हो सकती है। गौरव जी, दोनों बिल को पार्लियामेंट में पास करना होगा, और मेरे ख्याल में ये शायद पास हो जाएगा, क्योंकि दोनों लिबरल्स और NDP इस बिल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद ये सेनेट में जाएगा कि बिल सेनेट में भी पास हो जाएगा मेरे ख्याल में। फिर ही जाकर इसे रॉयल असेंट मिलेगा, यानी कि गवर्नर जनरल इसको साइन करेगा। और गौरव जी, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, माफ करना, एसोसिएट फाइनेंस मिनिस्टर है रेंडी बॉसनोट, उन्होंने प्रेस वालों से ये कहा है कि वे ये मांग कर रहे हैं कि सभी पार्लियामेंटेरियन जो है, चाहे किसी भी पार्टी के हो, वे आकर वे इस बिल को सपोर्ट करके पास कर दे। और गौरव जी, ये बिल में है क्या है कि जो जो लोग रेंट कर रहे हैं, उनको और ज्यादा मदद मिलेगा सरकार की तरफ से। गौरव जी, जो rental.ca उनका सितंबर 2020 का रेंट रिपोर्ट है, उसके नीचे ऐसा उस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि रेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एवरेज रेंट कई जगह पर गौरव जी $1959 पे मंथ है, और इसीलिए रेंटर्स की मदद की जरूरत है। और बिल C31 के नीचे गौरव जी लेजिस्लेटिव रास्ता दिखाया गया है कि किस तरह से एक समय के टैक्स फ्री टॉप अप कनाडा हाउसिंग बेनिफिट प्रोग्राम जो है, जिन लोगों को पैसे मिल रहे हैं कनाडा हाउसिंग बेनिफिट प्रोग्राम के नीचे, उन्हें सरकार एक बार $500 देगा। और अगर आपकी फैमिली को टोटल रेंट जो है, उनकी नेट इनकम $35,000 और लेस है, तो उनको ये सपोर्ट मिल सकता है। डाइवर्सिटी इंक्लूजन और यूथ मिनिस्टर अहमद हुसैन ने कहा। गौरव जी, उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई इंडिविजुअल है और उनका इनकम 20,000 से कम है, तो उनको भी ये टॉप अप मिलेगा। लेकिन गौरव जी, आप अगर देखिए तो कितने लोगों की इनकम $35,000 है यहाँ पर, कितने लोगों की इनकम $20,000 है। वे लोग जो 50,000 कमाते हैं, वे भी रेंट पर रहते हैं, उनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में अगर सरकार ये कह रही है केवल उन लोगों को ये पैसे मिलेंगे जो लोग $35,000, अगर फैमिली हो तो $35,000 या कम कमाते हैं, और मैक्सिमम, और अगर इंडिविजुअल हो तो $20,000 या कमाते, उन लोगों को ही ये रेंटल असिस्टेंस मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से दिस इज अ वेरी वेरी नैरो एरिया, बहुत कम लोगों को ये मदद मिलेगा। सरकार को बतलाना चाहिए कि उनके ख्याल में उन्हें CRI से नंबर्स लेना चाहिए और ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से नंबर्स लेना चाहिए कि कनाडा में कितने कितने ऐसे लोग हैं जो $20,000 या कमाते हैं इंडिविजुअल्स, या $35,000 या फैमिली कमाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं गौरव जी। तो इसका मतलब है कि बहुत कम लोगों को मदद मिलेगा। और कई लोग ऐसे हैं जो इंडिविजुअल्स है, जो शायद यंग पीपल है, अपने परिवारजनों के साथ रह रहे हैं, उनको शायद $20,000 मंथ मिलता होगा। वो मैकडॉनल्ड्स में काम करते हैं, वो रेंट नहीं पे करते हैं, लेकिन उनको ये बेनिफिट मिल जाएगा गौरव जी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही सरकार का ये कहना कि केवल उन लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा जो $35,000 a year कमाते हैं एज अ फैमिली, या 20,000 एज एन इंडिविजुअल, दिस इज जस्ट नॉट गुड
गुड इनफ। उनको ये जो रकम है इसको बढ़ाकर 50,000 या $75,000 कर देना चाहिए एटलीस्ट। गौरव जी, साथ साथ में ऐसा भी बताया जाता है कि कैनेडियंस जो 30% अपने जो इनकम है स्पेंड करते हैं रेंट में, उनको भी सरकार मदद करने की कोशिश कर रही है। और लेकिन और क्या डिटेल है इस बारे में सरकार ने नहीं दिया है। गौरव जी, साथ साथ में सरकार का कहना है कि वे बच्चे जो 12 साल की उम्र से कम है, उनकी डेंटल केयर के लिए सरकार मदद करने के लिए तैयार है। उनके फैमिली को भी अगर उनकी लो इनकम फैमिली है तो ही उनको मदद मिलेगा। जी। उमेंद्रा जी, परसों हमने देखा कि कुछ कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर्स और इंडस्ट्री के लोगों ने चिट्ठी भी लिखी कि कोविड वैक्सीन मैंडेट के बारे में अब सॉफ्ट हो जाना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, बहुत हो गया है। तो अभी मेरे ख्याल में सरकार इसके बारे में सोच रही है। गौरव जी, सरकार इसके बारे में सोच रही है, ऐसा विश्वास किया जाता है। सूत्रों का कहना है, सोर्सेस का कहना है कि सरकार जल्द जल्द जो अराइव कनाडा ऐप जो है, जिसको आपको सभी लोग जो कनाडा से बाहर जाते हैं और फिर वापस कनाडा में आते हैं, चाहे वे 10 मिनट के लिए अक्रॉस द बोर्डर ब्लेन में गैस भरने के लिए जाते हैं, या वे 3 या 6 7 महीने के लिए, साल के लिए, हॉलिडे के लिए विदेश जाते हैं, इंडिया जाते हैं, कहीं और जाते हैं, उनको जब वापस आना पड़ता है, तो उन्हें अराइव कैन ऐप डाउनलोड करके फिल करना पड़ता है। अगर वो नहीं करते हैं तो जब वे बॉर्डर सर्विस एजेंट के पास पहुंचते हैं तो वहां पे उन्हें रोका जाता है, वहां पर उन्हें फिल करना पड़ता है। कुछ सवाल ऐसे हैं जो वहां पर उनको उनके जवाब देना पड़ता है, फिल करना पड़ता है। और वे लोग जो अंग्रेजी ठीक तरह से नहीं जानते या फ्रेंच ठीक तरह से नहीं जानते हैं, उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है गौरव जी। जैसे कि मेरी माँ 80 वर्ष की है, वो कहीं विदेश घूमने गई थी, तो वापस आने के समय उन्हें खुद अपने जो अराइव कैन फिल करना पड़ा, ऐप डाउनलोड करके। उनको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, और वो जब वापस आई तो उन्होंने ये कहा कि एयरपोर्ट पर कई ऐसे बुजुर्ग लोग बैठे थे जो जिन्होंने अराइव कैन फिल नहीं किया था, सभी को वहां रोका गया था, उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। तो कई लोग कई दिनों से मांग कर रहे हैं, जैसे आपने कहा गौरव जी, कि इसको रोक अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कोविड भी जो है वो शायद एक तरह से खत्म हो गया है, और कोविड-19 के जो बाकी के मैंडेट है उन्हें रोक देना चाहिए। और ये जो एक्चुअली वैक्सीन मैंडेट है उसे भी रोक देना चाहिए। और इस बारे में गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अभी इस बारे में बातचीत कर रहे हैं एक्सपर्ट से। अभी उन्होंने पूरी तरह से फाइनलाइज नहीं किया है, लेकिन शायद उनके सरकार अराइव कैन ऐप को वे अब तथा साथ साथ में ये जो मैंडेट है उनके, कि वे लोग जो बॉर्डर क्रॉस करके कनाडा में आते हैं, उनकी वैक्सीन वे वैक्सीनेटेड होना चाहिए, ये भी मैंडेट शायद वे हटा देंगे। लेकिन अभी हटाई नहीं है, इस बारे में विचार कर रहे हैं। शायद इस हफ्ते या अगले हफ्ते की शुरुआत में इस बारे में सरकार कुछ स्टेटमेंट देगी। जी। उमेंद्रा जी, ऐसी ही एक और खबर है। बात तो वैसे इन्फ्लेशन की है, लेकिन बैंक ऑफ कनाडा कह रहा है कि अगर सरकार ने कोविड 19 स्टिमुलस को लिमिट कर दिया होता तो इतनी महंगाई ना होती। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है? गौरव जी, इकोनॉमिस्ट का कहना है, इसमें बिल्कुल सच्चाई है कि एक इन्फ्लेशन का एक कारण है कि जब जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उसकी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है रोकने के लिए इन्फ्लेशन को। साथ साथ के सरकार के जो खर्च है वो कम करना पड़ता है। सरकार जो आसानी से फ्री में जो पैसे दे रहे हैं लोगों को, वो रोकना पड़ता है। ये इकोनॉमिस्ट का कहना है गौरव जी। और अब अपनी जो स्टेटिस्टिक्स कनाडा है, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है गौरव जी कि अगर माफ करना, बैंक ऑफ कनाडा ने ये कहा है कि सरकार ने अगर जो जो बेनिफिट्स है, जैसे कि सेब बेनिफिट था, इनको आगे ही रोक दिया होता, कुछ महीनों के बाद ही रोक दिया होता, तो इन्फ्लेशन इतना ज्यादा नहीं पड़ता गौरव जी। बैंक ऑफ कनाडा का कहना है कि कैनेडियन सरकार जो पैसे
बाँट रहे थे, इतनी आसानी से बाँट रहे थे, लोगों को दे रहे थे, तो शायद इसीलिए जो इन्फ्लेशन है इतना ज़्यादा बढ़ गया। अगर सरकार ने कुछ कड़ाई की होती और इन्फ्लेशन को रोका, माफ़ करना, जो पैसे वो फ्री में दे रहे थे लोगों को, जैसे कि सेब और बेनिफिट्स दे रहे थे, उनको अगर रोका होता, तो हमें शायद इस तरह की इन्फ्लेशन आज नहीं देखना पड़ता। एक स्पीच में यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में कल गौरव जी, जो बैंक ऑफ कनाडा के डिप्टी गवर्नर है पॉल बॉर्ड्रे, उन्होंने कहा कि सरकार को अब ये मालूम हो जाना चाहिए कि उनको जो स्टिमुलस मेजर्स थे, सब बेनिफिट्स थे, सभी को बहुत पहले विड्रॉ कर देना चाहिए था, यानी कि कैंसल कर देना चाहिए। वैसे ही सरकार ने बहुत लोगों को पैसे दिए, ये जो पैसे लोग ले रहे थे, चाहे वह सेब ले रहे थे इंडिविजुअल्स या कंपनियों, छोटे-छोटे कंपनियों को लोन दिया जा रहा था, सरकार किसी को कोई चेक भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सभी से कहा केवल एप्लीकेशन भेजो, हम पैसे भेज रहे हैं, और उनको शायद 1 साल से ऊपर 18 महीने तक पैसे मिलते रहे, और यही बैंक ऑफ कनाडा का कहना है कि इस इन सभी पैसे को शायद 12 महीने के बाद या 10 महीने के बाद रोक देना चाहिए था। जी। उमेंद्रा जी, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो फिर एक कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। $20 मिलियन क्वीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए क्या दे दिए, फिर से हंगामा हो गया है। हाँ जी, लोगों का कहना है कि महारानी एलिज़ाबेथ, लेट क्वीन एलिज़ाबेथ और जो रॉयल फैमिली, उनके पास वैसे ही बहुत ज़्यादा पैसे, ये हम सबको मालूम है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, और सरकार को 20 मिलियन और डॉलर्स देने की क्या ज़रूरत है? उनका कहना है कि अगर रॉयल फैमिली चाहे, महाराजा किंग चार्ल्स चाहे, तो वे 20 मिलियन डॉलर्स दे सकते थे। इसमें सरकार को यानी कि कैनेडियन सरकार को ये 20 मिलियन डॉलर्स गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं थी, और लोग अब सरकार की और जस्टिन ट्रूडो की निंदा कर रहे हैं। गौरव जी, सोमवार को जिस दिन महारानी एलिजाबेथ की फ्यूनरल थी, उसी दिन प्रधानमंत्री के ऑफिस से एक प्रेस स्टेटमेंट निकाला गया कि क्वीन एलिजाबेथ टू की जो लेगेसी है, उसको रखने के लिए, उसके सामने रखते हुए सरकार ने $20 मिलियन की डोनेशन दी है क्वीन एलिजाबेथ स्कॉलरशिप की, जिसे क्यूईएस भी कहा जाता है, स्कॉलर्स फंड के लिए। और गौरव जी, ये प्रोग्राम 2012 में स्थापित किया गया था, जिस समय महारानी की 60th एनिवर्सरी हुई थी, जब से वो क्वीन बनी थी। और गौरव जी, अब लोगों का कहना है कि ये जो डायमंड जुबली स्कॉलरशिप भी इसको कहा जाता है, ये यंग लोगों के लिए ये तो ठीक है, लेकिन उनका कहना है कि सरकार को ये पैसे देने की कुछ भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये जो रॉयल फैमिली है, खुद ही ये 20 मिलियन दे सकती है। सरकार ने इस बारे में कुछ और नहीं कहा, केवल यही कहा है कि पिछले 10 साल में क्वीन एलिजाबेथ स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है, उसमें 2200 से भी ज़्यादा लोगों को, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिला है। कैनेडियन पब्लिक का जो है गौरव जी, इस बात से खुश नहीं है। उनका कहना है कि सरकार को ये $20 मिलियन कैनेडियन लोगों के ऊपर खर्च करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ के फंड में ये पैसे दे दिए। जी। उमेंद्रा जी, स्टैटिस्टिक्स कनाडा की इन्फ्लेशन के बारे में रिपोर्ट आई है, तो आपको मैं ग्रोसरीज के बारे में पूछना चाहूंगा। बाकी रिपोर्ट की हमने कल पढ़ दी, उसकी ज्यादा जरूरत शायद नहीं है। ग्रोसरी आम लोगों की जिंदगी पर जो इसकी महंगाई है, कितना असर डाल रही है? गौरव जी, स्टैटिस्टिक्स कनाडा का कहना है कि ग्रोसरी की दाम अभी भी ऊपर जा रही है। जो खाने-पीने के सामान है, उनकी दाम ऊपर जा रही है। उनका कहना है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स कनाडा का कहना है कि जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा-सा कम हुआ, वो इसलिए क्योंकि गैस की जो प्राइस है वो कम हुई है। ये तो हम सभी को मालूम है। लेकिन गौरव जी, स्टैटिस्टिक्स कनाडा का कहना है कि गैस की दाम कम हुई है, लेकिन जो ग्रोसरी के दाम है वो कम नहीं हुई है, और उनका कहना है कि ग्रोसरी के दाम और भी ऊपर चली जा रही है, और इससे लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और गौरव जी, सरकार ने कुछ ऐसा इम्पैक्ट भी नहीं किया, कुछ ऐसा कानून भी नहीं लाया कि जिससे कि ग्रोसरी के जो दाम है उसे कम किया जा सके, या उन्हें मेंटेन किया जा सके, उन्हें रोका जा सके। ना तो फेडरल ना तो प्रोविंशियल सरकार इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, गौरव जी, वो अब
कम होकर 7% हो गया है। अगस्त में 7% था, माफ करना, अभी अगस्त में 7% था। और वो इसलिए क्योंकि गैस की दाम नीचे गई थी, इसलिए 7% इन्फ्लेशन रेट हो गया था अगस्त में, गौरव जी। लेकिन स्टैटिस्टिक्स कनाडा का कहना है कि गैस प्राइसेस जब ऊंचे थे तो इन्फ्लेशन रेट और भी ऊपर था, और उसी समय ग्रोसरी के दाम भी ऊपर थे। लेकिन गैस के दाम नीचे आ गए, ग्रोसरी के दाम नीचे नहीं है। ग्रोसरी के दाम अभी भी बहुत ही ऊंची है, गौरव जी, पिछले साल के मिलान में। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि क्योंकि ग्रोसरी के दाम इतनी ऊंची है, इसीलिए जो इन्फ्लेशन है अभी 7% तक रुका हुआ है। और आने वाले महीनों में शायद इन्फ्लेशन और भी ऊपर जाएगा, गौरव जी, क्योंकि यह ऐसा विश्वास किया जाता है कि ग्रोसरी के जो दाम है वो नीचे नहीं आएंगे, क्यों, और ऊपर जाते ही रहेंगे। जी, उमेंद्रा जी, सस्काचुआन की छुरेबाजी की घटना के बाद फेडरल सरकार जो है वो फर्स्ट नेशंस पॉलिसिंग बिल लेकर आ रही है, तो इसका क्या मतलब है, इसमें क्या-क्या हो सकता है? गौरव जी, इसका मतलब यह है कि जो फर्स्ट नेशंस ग्रुप्स है, शायद उनको अपनी पुलिस फोर्स स्थापित करने के लिए और ताकत मिल जाएगा, और लेजिस्लेटिव पावर मिल जाएगा, गौरव जी। ऐसा बताया जाता है कि फेडरल सरकार ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी एक बिल, इसी इसी पार्लियामेंट के बैठक में एक बिल पेश की जाए, जो जिस बिल के नीचे कम्युनिटी पुलिसिंग और essential service will be established for indigenous community in the wake of killings in Saskatchewan। आपको मालूम रहे कि पिछले महीने सस्केचुअन के एक इंडिजिनस कम्युनिटी में छुरेबाजी के कारण, गौरव जी, शायद 10 लोग मारे गए और 19 लोग घायल हुए थे। और साथ साथ में वे दो दो आदमी, जिन्होंने, दो भाई थे जिन्होंने लोगों के ऊपर हमला किया था, वो वे भी अपने आप अपने आप को हत्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया, गौरव जी। और अब ऐसा बताया जाता है कि पुलिस का ये विश्वास है, सिक्योरिटी फोर्स का ये विश्वास है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी पुलिस सर्विस होता, इस कम्युनिटी में, वहां पर पुलिस सर्विस था लेकिन उतना बड़ा नहीं था, तो शायद इस इंसिडेंट को रोका जा सकता। पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर जो है हमारे, मार्को मेंडिचिनो, उन्होंने प्रेस वालों को ये बतलाया है कि वे बहुत ही ईगा है ये लेजिस्लेशन टेबल करने के लिए। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वे फेस नेशंस के जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और उनका कहना है कि द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज इट कांट कम फास्ट इनफ। उनका कहना है कि जल्दी से जल्दी ही वे चाहते हैं कि ये पुलिस कम्युनिटी सर्विस जो है वो इंडिजिनस कम्युनिटी के लिए एसेंशियल सर्विस बना दिया जाए। अगर वो एसेंशियल सर्विस बन गए तो सरकार को, फेडरल सरकार को पूरी तरह से सभी इंडिजिनस कम्युनिटी को सपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि वे पुलिस सर्विस अपने अपने कम्युनिटी में स्टेब्लिश करें। जी, उमेंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ्स में इमिग्रेशन लॉयर बलराज रॉजर भट्टी की बात कर रहे थे, तो कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी रिफ्यूजी केसेस को फिर से रिव्यू करने जा रही है, तो पूरा मामला क्या है? गौरव जी, ऐसा सीबीएसई का ये कहना है कि वो 75 रेफ्यूजी केसेस, जिसे पहले अप्रूव कर दिया गया था, को अब एक बार फिर से वे रिव्यू करेंगे कि क्या, और वो को डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे कि क्या जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए थे उन केसेस में वे सही थे, या जाली डॉक्यूमेंट्स थे, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स थे या नहीं। गौरव जी, आपको मालूम रहे कि ये बलराज रोजा भट्टी जो है, उसको 22 मंथ्स की जेल की सजा मिली इस साल में, जब उन्होंने 17 ऐसे ऑफेंसेस से प्ली ली, गिल्टी माना, अपना कसूर माना 17 ऑफेंसेस में, जिसमें शामिल है फोर्जरी, मिस रिप्रेजेंटेशन और अटरिंग फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जाली डॉक्यूमेंट्स पेश करके केस जीतने की कोशिश की थी उन्होंने, या केस जीती थी। गौरव जी, कोर्ट में जब केस हुआ था तो यह बताया गया था ये जो ऑफेंसेस हुई थी 2005 और 2014 के बीच हुई थी। और रजवा भट्टी के साथ साथ एक हंगरियन ट्रांसलेटर भी शामिल था इस कॉन्स्पिरेसी में, गौरव जी। और बीसी के प्रोविंशियल कोर्ट में यह बतलाया गया था कि जिस तरह से डिसेप्शन कोर्ट को यानी कि इमिग्रेशन हियरिंग में जिस तरह से जो जो जिस तरह से फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए थे, उसमें शामिल थे डॉक्टर्स नोट्स, जिसमें ये लिखा गया था
कि भट्टी बीमार है तो उनकी केस जो है उसे डिले कर दिया जाए, या ये भी लिखा गया था कि उनके क्लाइंट्स बीमार हैं, तो उनके केस या हियरिंग्स हैं, इमिग्रेशन हियरिंग को डिले कर दिया जाए। ये जाली थे गौरव जी, किसी डॉक्टर ने नहीं साइन किया था। तथा साथ-साथ में डेथ सर्टिफिकेट्स भी जो थे, जाली डेथ सर्टिफिकेट्स, जाली मेडिकल और पुलिस रिपोर्ट्स पेश किए गए थे, तथा कई और ऐसे जाली डॉक्यूमेंट्स यानी कि फोर्ज डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए थे, जिससे कि हंगेरियन रेफ्यूजी क्लेमेंट्स की एप्लीकेशंस को अप्रूव किया जाए और उन्हें कनाडा में असाइलम दे दिया जाए। और सीबीएसई ने 2014 में रोजा भट्टी के सरी ऑफिस में उन्होंने रेड किया था, लेकिन उस समय उनके खिलाफ चार्जेस नहीं लगाए गए थे। उनके खिलाफ चार्जेस 2020 में लगाए गए थे और उसी समय बीसी लॉ सोसाइटी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। गौरव जी, अब ऐसा बतलाया जाता है कि सीबीएसई ने एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि वे 75 से भी ज़्यादा फाइल्स, जो भट्टी के फाइल्स थे, उनको वे रिव्यू कर रहे हैं, और ये फाइल्स की अप्रूवल इन केसेस को, शायद रेफ्यूजी केसेस को अप्रूव कर दिया गया था पहले, लेकिन एक बार फिर से सीबीएसई अब इन्हें रिव्यू कर रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं कि क्या ये भी जाली डॉक्यूमेंट्स तो नहीं थे, और क्या क्या अगर जाली डॉक्यूमेंट्स हुए तो वे लोग जिनकी रेफ्यूजी केसेस को अप्रूव कर दिया गया था, उनको उनके रेफ्यूजी केसेस को कैंसिल करके, उनके परमानेंट रेजिडेंस को कैंसिल करके उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। गौरव जी, रोजा भट्टी वैसे तो केवल हंगेरियन केसेस नहीं, कई और देश के केसेस भी उन्होंने हैंडल किए, जिसमें इंडिया, फिजी, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग, साउथ एशियन लोगों के भी केसेस उन्होंने हैंडल की है। लेकिन इस रिपोर्ट में ये लिखा गया कि सीबीएसई केवल हंगेरियन रेफ्यूजी केसेस जो थे, उन केसेस को रिव्यू कर रहे हैं, ना किसी और देश के रेफ्यूजी केसेस को। जी, उमेंद्रा जी, इंडिया की पॉलिटिक्स हमें पता है, वहां पर जुमले चल जाते हैं, लेकिन जुमलों का सीजन सरी में भी आ गया है। इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, तो सरी के मेयर डग मकल्लम कह रहे हैं कि जर्मन मेडिकल कंपनी 1000 नई नौकरियां लेकर आएगी। तो पिछले इतने समय वो कहाँ थे? हाँ, गौरव जी, ये बहुत ही अच्छी सवाल है, और इससे अगर वो ये आए भी यहाँ पर, तो इससे सरी सिटी काउंसिल और मेयर डग मक्केलम से क्या लेना देना। ये तो मुझे लगता है कि ये प्रोविंशियल या फेडरल सरकार की एरिया है। ये ज्यादातर प्रोविंशियल और फेडरल सरकार इस इश्यूज से डील करते हैं, इन्वेस्टर्स को बाहर देश से यहाँ पर लेकर आते हैं। और गौरव जी, ऐसा लगता है कि अभी पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर थे भगवंत मान, वे ही वहां पर गए हुए थे, जर्मनी गए हुए थे इन्वेस्टर्स को लाने के लिए, और अब हमारे मेयर जो है डग मकेलम, वे जर्मन इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं। लेकिन जो डग मकेलम है, उन्होंने क्रेडिट लिया है और उन्होंने ये कहा है एक मीटिंग में क्लोवरडेल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एजीएम में, उन्होंने ये कहा है कि एक बड़ा जर्मन मेडिकल कंपनी सरी में अपनी ऑफिस खोलने जा रहा है, और उन्होंने ये कहा है कि ये जो बड़ा कंपनी आ रहा है, उनकी जो कंपनी, जो ऑफिस यहाँ सरी में होगी, वहाँ कम से कम 1000 लोग काम करेंगे। और उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज हैपनिंग इन द सिटी, बट क्लोवरडेल इज राइट इन द सेंटर ऑफ ऑल द टॉक दैट वी आर हैविंग। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा गौरव जी कि उनका हाथ क्या था इसमें, क्या उन्होंने कुछ इस बारे में किया, या क्या केवल प्रोविंशियल सरकार ने कुछ ये काम किया है, यानी कि इस कंपनी इस इन्वेस्टर्स को यहाँ पर सरी में लेकर आया है, और उनकी जो क्रेडिट है वो डग मकेलम खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं। जी, उमेंद्रा जी, बिल्डिंग परमिट्स के बारे में भी काफी किच-किच हो रही है। सभी स्टेट्स जो हैं सरी को बचा लेना चाहती हैं, कोई आगे बढ़ाना चाहता है, कोई कनेक्ट करना चाहता है, कोई सेव सरी कोलिशन है। तो इतनी चिंता सरी की हो गई है अचानक से। 15 अक्टूबर के पहले-पहले मेरे ख्याल में यही मौसम रहेगा। गौरव जी, लगता है इलेक्शन पास में ही है, तो वैसे ये इसीलिए लोग जो है, जो कैंडिडेट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम जो बिल्डिंग परमिट्स हैं उनको 3 दिन में आपको दे देंगे, और जो कैंडिडेट्स है उनका कहना है कि ये संभव नहीं कि 3 दिन में ये बिल्डिंग परमिट्स मिले। और गौरव जी, जैसे कि हमने कल बातचीत की थी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुख धालीवाल के यूनाइटेड सरी टीम जो है, उन्होंने ये वादा किया है कि अगर उनकी मेजोरिटी सरकार
काउंसिल में हुई और सुख धालीवाल मेयर बने, तो जितनी भी रेनोवेशन प्लान्स है, परमिट्स की एप्लीकेशन है, उनको वे 3 दिन में ही अप्रूवल दे देंगे। इतने लोगों को और वे हायर करेंगे, इतने और स्टाफ हायर करेंगे कि 3 दिन में ही सभी की परमिट अप्रूव हो जाएगी। और इस इश्यू को लेकर कई लोगों का ये कहना है कि नहीं, उनका ये कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन सुख धालीवाल का कहना है वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन गौरव जी, काउंसलर मनदीप नागरा जो एक बार फिर से री इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, सही सरी कोalition के, जो मेयर डग मैकलम के टीम है, उन्होंने कहा, और वो चेयरमैन है सिटी ऑफ सरी के डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी के, और उन्होंने कहा है कि ये संभव नहीं कि 3 दिन में ये अप्रूवल मिल सकता, किसी की पेमेंट की अप्रूवल 3 दिन में। नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। नागरा ने प्रेस वालों को बतलाया मंगलवार को। उन्होंने कहा कि ये 3 दिन में किसी को भी पेमेंट नहीं मिल सकता। उनका कहना है कि दिस इन्वॉल्व्स इंस्पेक्टर्स, इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग डिपार्टमेंट, it involves the engineering department. So just the front counter takes about 3 days to process, or 3 or more days to process the application, and then it goes to all the other department, and then it goes to inspectors to. So absolutely not, it is not possible to issue the permits in 3 days. So काउंसलर नागरा का कहना है कि ये सच नहीं है, ये कि 3 दिन में किसी की पेमेंट की अप्रूवल सिटी काउंसिल दे सकती। उनका कहना है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स, और वे केवल वोट खींचने के लिए ये कह रहे हैं कि हम ये काम 3 दिन में कर रहे हैं, तो कर देंगे। अब बाद में वे कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। नागरा का कहना है, वे तो अभी कह रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से, 4 साल से वे काउंसलर हैं, वे अभी कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता। जी, उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सौरभ जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।